जय हिंद साथियों। कक्षा 10 के इतिहास के प्रथम अध्याय के प्रथम पार्ट में आपका स्वागत है, जिसका नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। ये अध्याय 2 है हमारा। पहला चैप्टर हम अच्छे से कर चुके हैं, एक वीडियो में हमने इसको किया, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम करेंगे। कई वीडियो हो सकती हैं इसकी, 3 वीडियो इसकी बनेगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। मानव व उसकी सभ्यता का उद्भव एवं विकास एक रोचक कहानी है। इस अध्याय को हम लाइन वाइज करेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। समझने का साथ साथ हम इसको प्रयास करते हैं। मनुष्य और उसकी सभ्यता, उसका जो जन्म है, विकास है, एक रोचक कहानी है, बड़ी रुचिपूर्ण कहानी है। इन सभ्यताओं का बहुत बड़ा भाग अतीत के घने कोहरे में छिपा हुआ है। ये जितनी भी विश्व की बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई, उन सब का जो अतीत है, भूतकाल है, वो घने कोहरे में छिपा हुआ है, जिसको खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, जिसको हम शायद स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। इसको समझने का निरंतर प्रयास आज भी जारी है। ये सभ्यताएं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में विकसित हुई हैं। ये सभी विश्व की जो सभ्यताएं हैं, इनका समय एक नहीं रहा। पूरे विश्व में, पृथ्वी पर अलग अलग समय में ये अलग अलग विकसित होती रही। एक सभ्यता हो सकता है पूरी विकसित हो, दूसरी सभ्यता हो सकता है नष्ट हो रही हो, या तीसरी सभ्यता हो सकता है अपनी आरंभिक स्टेज में हो। तो इनका समय एक दूसरे से मिलता रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही साथ एक ही समय में प्रॉपर विकसित अवस्था में एक दूसरे के पैरेलल चलती रही हो। जब व्यक्ति स्थायी रूप से रहना शुरू करता है किसी भी स्थान पर, तब व्यवस्थित जीवन बिताने के प्रयास में उसके चारों ओर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे ही मनुष्य किसी भी स्थान पर, जैसे मनुष्य ने सबसे पहले नदी घाटियों में, नदियों के किनारे रहना शुरू किया, तो उसके धीरे धीरे एक सामाजिक समाज बनने लगा, आबादी बढ़ने लगी, दूसरे लोग बसने लगे, राजनीतिक ढांचा तैयार होने लगा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, सांस्कृतिक उनके रीति रिवाज उसमें जुड़ने लगे, धर्म जुड़ने लगा, आर्थिक गतिविधियाँ, उनकी रोजी रोटी, आजीविका, ये सारी गतिविधियाँ जो हैं उसके आसपास संचालित होने लगी। यही व्यवस्था सभ्यता का निर्माण करती है, यानी कि किसी एक क्षेत्र में एक जैसी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो गतिविधियां पनपने लगती हैं, इसी को हम सभ्यता कहते हैं। इसी से सभ्यता का निर्माण होता है। जिन सभ्यताओं की जानकारी अब तक प्राप्त हुई है, उन सभ्यताओं का वर्णन इस प्रकार है। जो सभ्यताएं हम पढ़ेंगे इसमें, उनको थोड़ा देखते हैं। आओ मानचित्र के माध्यम से इसे समझें। सबसे पहले इसमें सरस्वती सिंधु सभ्यता दी हुई है। सरस्वती सिंधु सभ्यता हम पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, इसको बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो भारत में थी। दूसरे नंबर पर चीन की सभ्यता, चीन, ये चीन की सभ्यता। तीसरे नंबर पे है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, जो वर्तमान इराक का क्षेत्र, इराक का क्षेत्र। नेक्स्ट मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये अफ्रीका के इस कोने पर, ये मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद माया सभ्यता, माया, ये माया सभ्यता हम यहाँ देखेंगे। और नेक्स्ट है इंका सभ्यता, इंका सभ्यता, इंका सभ्यता हम ये यहाँ देखेंगे। तो इस मैप पर एक बार आप ध्यान से इन सभ्यताओं को देखें। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी। चीन, ये चीन में, चीन की सभ्यता। नेक्स्ट मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक के स्थान पर। मिस्र, मिस्र की अफ्रीका के इस हिस्से पर। माया सभ्यता, उत्तरी अमेरिका के नीचे, मेक्सिको के आसपास। और नेक्स्ट है इंका सभ्यता, ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में ये दी हुई है। तो ये सभ्यताएं विश्व की बड़ी प्रसिद्ध सभ्यताएं रही हैं, जिनको हम यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे।
आइए देखते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हो गया था। लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में मिस्र जो है छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। छोटे छोटे राज्य होते थे। लगभग 4,000 ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 4,000 वर्ष पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म को 2023 हो चुके हैं आज, तो उससे ईसा मसीह के जन्म से 4,000 वर्ष पहले ये संयुक्त होकर दो राज्य में संगठित हो गए थे। यानी कि 4,000 ईस्वी पूर्व में ये छोटे छोटे राज्य मिलकर दो राज्यों में इकट्ठे हो गए थे। पहला उत्तर मिस्र, सबसे पहला उत्तर मिस्र अथवा नील नदी के मुहाने का राज्य। नील नदी के मुहाने का राज्य है, जहाँ नील नदी समुद्र में गिरती थी, उस मुहाने पर नील नदी के मुहाने का राज्य जिसको उत्तर मिस्र कहा गया। दूसरा दक्षिण मिस्र, एक उत्तर मिस्र, दूसरा दक्षिण मिस्र। दक्षिण मिस्र जो नील नदी घाटी का राज्य था, जहाँ नील नदी देश में बहती थी। तो ये दो भागों में ये राज्य बंट गया था और शक्तिशाली राज्य दो भागों में बना। उत्तर मिस्र की जो राजधानी थी बूटो, उत्तर मिस्र की राजधानी जो थी वो बूटो थी। और इनका जो राज चिन्ह था, राजा का चिन्ह था राज्य का, वो मधुमक्खी था। इनको नोट करें, छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। दक्षिणी मिस्र की जो राजधानी थी तैखेवे थी, तैखेवे। व राज चिन्ह पेपायरस का गुच्छा, पेपायरस का गुच्छा, एक पेड़ जो शायद पेपर कागज़ बनाने के काम आता था, उसका कोई गुच्छा उसका राज चिन्ह होता था। मेना या मिनिस नाम कुछ भी हो सकता है, कई जगह मेना हो सकता है, कई बार मिनिस भी हो सकता है लिखा हुआ। नामक राजा ने 3400 ईस्वी पूर्व में इन दोनों राज्यों को फिर मिलाकर एक संपूर्ण मिस्र को अपने अधीन कर लिया। जो मेना राजा था उसने 3400 ईस्वी पूर्व में इन दोनों राज्यों को, जो हमने भी पीछे पढ़े, मिलाकर एक संयुक्त मिस्र का निर्माण किया। मेना एक सफल विजेता था, महान सेना नायक था। उसने मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाया, नई राजधानी उसने मेम्फिस को बनाया। ये उनके संपूर्ण राज्य की, संपूर्ण मिस्र की राजधानी थी। वहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की। इसी ने मिस्र के प्रथम राजवंश की स्थापना की, यानी कि राजतंत्र, राजा का तंत्र, यानी कि राजा स्वयं राजा बना। एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हो गई। ये मिस्र के पिरामिड का चित्र दिया हुआ है, अजूबे जिनको माना जाता है विश्व प्रसिद्ध। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, कहीं विवरण मिलेगा इनका। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि देखिए, जानने का प्रयास करें कि नील नदी ने किस प्रकार मिस्र की सभ्यता का पालन पोषण किया। तो उस समय नदियों के आसपास ही जीवन संभव था, तो नील नदी का अहम योगदान था। नील नदी की वजह से ही ये सभ्यता मिस्र में पनपी। अब दूसरी तरफ देखिए, क्या आप जानते हैं, एक फैक्ट तथ्य दिया हुआ है, मिस्र के ज्ञान को दुनिया तक ले जाने में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसको भी नोट कीजिए कि जो मिस्र का ज्ञान था पूरी दुनिया तक, नेपोलियन जो फ्रांस का राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने पूरे विश्व में इसको फैलाने में योगदान दिया। मिस्र का इतिहास जानने के साधन, साहित्यिक साधन, पुरातात्विक साधन, आधुनिक साधन, जैसे इसमें हेरोडोटस, डायोडोटस, मेनेथो, ये इनकी रचनाएं, इन्होंने बताया मिस्र की सभ्यता के बारे में। पुरातात्विक साधनों में पिरामिड, समाधियाँ, मस्तबे, भित्ति चित्र, मंदिर, रोसेटा अभिलेख, ये पुरातात्विक साधन थे। आधुनिक साधनों में एडोल्फ इरमान, जे.एस. ब्रेस्टेड की पुस्तकें, ये हमारा रिटर्न साहित्य है, आधुनिक साधन। अब नेक्स्ट देखिए, राजनीति। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में पॉइंट बनाकर इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको दिया है बुक में। मिस्र का जो राजा था फ़राओ कहलाता था। मिस्र का राजा फ़राओ कहलाता था। फ़राओ किसे कहा जाता था? मिस्र के राजा को। फ़राओ न्याय और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, यानी कि न्याय देने वाला और भगवान का भेजा हुआ कोई दूत, उसका प्रतिनिधि
जो भगवान के नाम पर शासन कर रहा है। मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन काल पिरामिड युग 3400 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व। इसमें पिरामिड जो हम पढ़ते हैं मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड, उनका निर्माण हुआ प्राचीन काल में 3400 ईस्वी पूर्व से 2160 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 3400 वर्ष पूर्व। मध्यकाल सामंती युग, सामंती युग आया इसमें 2160 से 1580 का ईस्वी पूर्व का समय। और नवीन जो काल है साम्राज्यवादी युग जिसको कहा गया 1580 से 650 ईस्वी पूर्व तक। ये 3 भाग इसके बनाए गए। आइए देखते हैं पिरामिड युग क्या है। इस युग में 6 राजवंशों ने शासन किया। पिरामिड युग जो हमने अभी पढ़ा, इसमें प्रमुख शासक नरमेर अट्टा, जोसर, इम्होटेप, खूबू, यूसरेकॉफ, खापरे आदि थे। ये प्रमुख राजा थे। इन फराओं ने, यानी कि इन राजाओं ने विशाल पत्थरों के गगनचुंबी पिरामिड जो त्रिभुजा आकार समाधियाँ हैं, यानी कि समाधियाँ हैं इन राजाओं की, ये इनके अंदर समाधियाँ बनी हुई हैं। तो ये त्रिभुजा आकार में बनी हुई हैं, त्रिभुजा इनकी आकार है, ये का निर्माण करवाया। इनका इन राजाओं ने निर्माण करवाया। मिस्र की राजधानी, यानी कि आज काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, काहिरा के दक्षिण में मेम्फिस नामक नगर जो उनकी राजधानी रही के पास आज भी 70 पिरामिड मौजूद हैं। इस समय मिस्र में पिरामिडों को बनाने का श्रेय इम्होटेप को जाता है। इम्होटेप ने इन पिरामिड को बनवाने का काम किया, जो तीसरे राजवंश के फराओ जोसर का वजीर था, यानी कि उसका मंत्री था, तीसरे राजा का। इसकी रचना मिस्र के लोगों ने अपने राज्य और उसके प्रतीक फराओ की अनश्वरता और गौरव को अभिव्यक्त करने के लिए की थी। इनकी इन राज्य, अपने राज्य और उसके प्रतीक जो राजा थे, राजाओं की अनश्वरता की भी नष्ट न होने वाले गौरव गान के लिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया। मिस्र के शासक, ताकि समय बीतने के साथ सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद भी उनकी गौरव गाथा गाई जाए, पढ़ा जाए, उनको समझा जाए, जैसे आज भी उनको हम याद कर रहे हैं, को अवशेष मिले, पिरामिड मिले, तभी आज हम उनको पढ़ रहे हैं। मिस्र के शासक सूर्य को अपना इष्ट देव मानते थे। ये उनकी एक धार्मिक देवता है, सूर्य देव, उसको ये अपना इष्ट देवता मानते थे। उन्होंने सूर्य को खुश करने के लिए विशाल पिरामिडों का निर्माण करवाया। पिरामिडों के निर्माण का उद्देश्य धार्मिक पवित्रता थी। लोगों को रोजगार देना भी उनका उद्देश्य रहा होगा। अपनी संस्कृति को दीर्घायु करने का भी उनका उद्देश्य रहा होगा। यानी कि इस पिरामिड युग में जो पिरामिड बनाए गए, उनका मुख्य उद्देश्य राजाओं का गुणगान करना था, यशोगान करना था, अपने सूर्य देवता का सम्मान करना था, उनके प्रति आभार प्रकट करना था, उसको खुश करना था सूर्य को। नेक्स्ट, धार्मिक पवित्रता के लिए उनको बनाया गया। लोगों को रोजगार देना भी उनका उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर, इतना लंबा समय इनको बनाने में लगा होगा, इतना धन खर्च हुआ होगा, पत्थरों को तराशा गया होगा। अगर इनकी स्थिति को देखें, इनकी कलात्मक दृष्टि से इनको देखें, तो ये आज भी आश्चर्य से भरा लगता है कि कैसे इनको आज भी हम मशीनों के माध्यम से इनको बनाने में असमर्थ हो सकते हैं। तो संस्कृति को दीर्घायु करने के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति को अजर अमर करने के लिए, लंबी आयु करने के लिए उसकी इनका निर्माण उन्होंने करवाया था। दूसरा है सामंत युग, 2160 ईस्वी पूर्व से दिया हुआ है। सामंतवादी युग में 5 राजवंशों ने शासन किया। 5 राजवंश इसमें मुख्य शासक रहे। इंटे, मेतुहोतेप, अमनहोतेप, सेनेवो सर आदि। इस युग में मिस्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में दोबारा से बंट गया था। छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके राज्य के। राज्य शक्ति सामंतों के हाथों में आ गई थी, यानी कि राजा कमज़ोर हो गए, तो उनके जो बड़े बड़े सरदार थे, जो उनके वजीर मंत्री थे, उन्होंने जो सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली।
यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, सामंत थे, उन्होंने शक्ति को अपने हाथों में ले लिया राजा से छीनकर। सामंतों की प्रतिस्पर्धा के कारण प्रत्येक वजीर का चहुमुखी विकास हुआ, प्रत्येक जागीर का यानी कि प्रत्येक इलाके का विकास हुआ, क्योंकि राज्य छोटे छोटे हो गए थे और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा भी थी। इस समय मकबरों का निर्माण हुआ, व्यापार कृषि का विकास हुआ, जिसके अब इधर देखिए प्राचीन तथ्य दिया हुआ है। प्राचीन मिस्र के लोग यह जानते थे कि सूर्य का प्रकाश व उष्णता जीवन के लिए अति आवश्यक है। सूर्य के महत्व को वो जानते थे, इसलिए सूर्य को वो क्या कहते थे, रे या रा को सृष्टि का कारण मानते थे। रे या रा जो है वो सूर्य को कहते थे और इसके प्रति वो अपना एक इष्ट भाव रखते थे। फलस्वरूप उनके नगर राज्य के केंद्र बन गए थे। ये सामंत आपस में लड़ते रहते थे, चारों ओर अशांति और अराजकता फैली हुई थी। ऐसे में सीरिया के हिक्सास लोगों ने इन्हीं की कमजोरी का लाभ उठाकर ये आपस में लड़ते थे। सीरिया के पड़ोसी जो राष्ट्र था, सीरिया के हिक्सास लोगों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। ये स्थानीय जनता का शोषण करने लगे। बाहर के लोग आएंगे, वो जनता का शोषण करेंगे, जिससे आम जनता को हिक्का हिक्सास लोगों से नफरत हो गई। अंत में थीब्स के सामंत अमोसिस ने, थीब्स के सामंत जो जमींदार था, ने हिक्सास लोगों को मिस्र से मार भगाया और स्वयं शासन करने लगे। आने वाले वंशों के शासक उनके कठपुतली बन गए थे। ये नंबर 2 हमने पढ़ा। नंबर 3 है सामंतवादी युग, 1580 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। इस युग का प्रारंभ 18वें राजवंश के शासक अमीनहोटेप द्वारा सामंतों की शक्ति को समाप्त करके फिर संगठित शासन व्यवस्था शुरू कर दी गई। यानी कि अमीनहोटेप ने फिर इन राजाओं को, इन छोटे छोटे सामंतों को समाप्त करके एक बड़े शासन व्यवस्था, बड़े राज्य की स्थापना की। इस काल में जनता सुखी और समृद्ध रही। इस युग में कई राजवंशों ने शासन किया। इनमें प्रमुख थे अमेनहोटेप द्वितीय, अहमोज प्रथम, थुटमोस प्रथम, अमेनहोटेप तृतीय, हाथशोपसुत, ये एक महिला शासक भी थी, इसको नोट करना। हाथशोपसुत ये एक महिला शासक थी उस समय की, जिन्होंने मिस्र को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन सभी राजाओं ने मिस्र में अपना अच्छा योगदान दिया। मिस्र में लगभग 31 राजवंशों ने 3100 वर्षों तक शासन किया। 31 राजवंश यानी कि 31 राजा नहीं, राजाओं के परिवार। 31 राजवंशों ने 3100 वर्षों तक शासन किया। अंत में 332 ईस्वी पूर्व में यूनान के जो शासक थे सिकंदर, जिसके नाम से आप परिचित हैं, सिकंदर ने मिस्र पर अधिकार कर लिया और सिकंदर की मृत्यु के बाद मिस्र में टॉलमी वंश का शासन स्थापित हो गया था। ये यहाँ मिस्र के मंदिरों के यहाँ एक पिक्चर दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन कैसे था? फ़राओ, जिसको राजा कहा जाता था, फ़राओ को असीम अधिकार प्राप्त थे, यानी कि पूरी शक्तियाँ राजा के पास होती थी। निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, यानी कि उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था, अपनी इच्छा से वो काम करता था। शासक की समस्त शक्तियाँ जो है उसके हाथ में ही निहित थी। फ़राओ को देवता भी माना जाता था, देवता के रूप में उसको माना जाता था, सम्मान होता था। नंबर 2 था वजीर। फ़राओ के बाद जो सत्ता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था वो वजीर था। वह शासन संचालन के कार्यों में फ़राओ की सहायता करता था, जिनको मंत्री बोलते हैं। उसका मुख्य कार्य लगान वसूल करना, लोगों से कर इकट्ठा करना, आय व्यय का हिसाब रखना होता था। नंबर 3 सैन्य संगठन। प्रारंभ में मिस्र के फ़राओं के पास स्थायी सेना नहीं थी। जो आरंभिक राजा थे मिस्र के, उनके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। फ़राओं का जो सैन्य संगठन था वो सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि जो सामंत होते थे, जो बड़े बड़े प्रमुख व्यक्ति होते थे, जिनके पास ज़मीनें दी हुई होती थी, ज़मीन के साथ ही वो सेना रखते थे, वही राजा को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे सेना की। बाद में 12वें राजवंश के समय फ़राओं ने स्थायी सेना का निर्माण किया। नेक्स्ट है परिषद, नंबर 4। फ़राओं के दरबार में वृद्ध दरबारियों की भी एक परिषद होती थी, जो अलग होती थी, जिसे शारू कहा जाता था। शारू किसे कहा जाता था?
यानी कि राजाओं के दरबार में जो वृद्ध अनुभवी जो लोग थे उनकी एक परिषद होती जो सलाह देती थी। सारू जो है राजाओं को सलाह देने का काम करते थे। ये एक महत्वपूर्ण उनका परिषद थी। नंबर 5 है प्रांतीय शासन। राज्यों के शासन उनके कैसे थे? फ़िरौन ने शासन की सुविधा की दृष्टि से राज्यों को अनेक भागों में बांट रखा था ताकि राज्य जो है अच्छे प्रकार से संचालित हो सके। प्रत्येक प्रांत को नोम और उसके शासक को नोमार्क कहते थे। यानी कि प्रत्येक प्रांत को, जैसे हमारे यहाँ स्टेट राज्य होते हैं, उनको ये नोम कहते थे। और नोम का जो मुख्य अधिकारी होता था, राजा होता था, शासक होता था, उसको नोमार्क कहते थे। नोमार्क की नियुक्ति जो है राजा द्वारा की जाती थी, फ़राव द्वारा, यानी कि राजा द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है स्थानीय शासन क्या था? लोगों का स्थानीय जो शासन प्रबंध था सामंतों के हाथ में था। जो सामंत होते थे, बड़े बड़े जागीरदार जमींदार होते थे, जिन्हें पुलिस तथा न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त करते थे। यानी कि वो पूरे राजा, पुलिस और न्याय, जज, इन सभी की भूमिका वो निभाते थे गांव में। नगरों में एक प्रशासनिक अधिकारी होता था जो शांति बनाए रखना, राजस्व वसूल करना आदि सभी कार्य करता था। न्याय व्यवस्था। फ़राओ प्रमुख न्यायाधीश होता था। यानी कि सबसे बड़ी पावर जो शक्ति होती थी वो न्यायाधीश की, वो राजा के पास होती थी। मुकदमा लिखित में चलाया जाता था, लिखित में। फ़राओ के मुकदमे का फैसला 3 दिन में हो जाता था। यानी कि राजा जो मुकदमे सुनता था उनका 3 दिन में एक भी से केस का निपटारा कर देता था। अपराधी को कठोर सज़ा दी जाती थी, डंडे से पीटना हो सकता था, अंग भंग यानी कि अंग काट देना, शरीर के कोई अंग काट दिए जाते थे या उसको देश से निकाल दिया जाता था। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था और वाणिज्य। अर्थव्यवस्था, व्यापार, कामकाज, रोजगार उनके क्या होते थे, कैसे रोजी रोटी उनकी चलती थी? नंबर 1 कृषि। मिस्र एक कृषि प्रधान देश था। कृषि मुख्य उद्योग था, वहाँ धंधा था। उपज गेहूँ, जौ, कपास, सन, फलों में अंगूर, अंजीर, खजूर आदि होते थे। फ़राओ कृषि की और विशेष ध्यान देते थे, यानी कि राजा सिंचाई का अच्छा प्रबंध किया हुआ था। दूसरा है पशुपालन। पशुओं को भी वो लोग पालते थे। गाय, भेड़, गधा, बछड़ा, बंदर, मुर्गी आदि इन पशुओं को पालते थे। उद्योग धंधे, कारखाने क्या थे? मिस्रवासी अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में निपुण थे, प्रवीण थे। पत्थर काटने, गहने बर्तन बनाने, तांबे, कांसे आदि के हथियार बनाना, ये सब में वो विकसित थे। इसके साथ ही तांबे और कांसे के हथियार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर बनाना, इनमें भी वो निपुण थे। मिस्र के लोग नाव और जहाज़ बनाने में भी बड़े दक्ष थे, बहुत निपुण थे। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बनाना यहाँ का मुख्य उद्योग बन गए थे। यहाँ पेपिरस नामक एक घास के पौधों से कागज़ बनाया जाता था। पेपिरस, इन पौधों से वो कागज़ बनाते थे। देखो उस समय भी ये कागज़ बना सकते थे, कितने विकसित लोग थे। और विभिन्न तरह की चिकित्सा सामग्री भी बनाई जाती थी। ये देखिए मिस्र की कब्रों के पास धातु के बर्तन बर्तन दिए हुए हैं। देखिए आज भी इतने हज़ारों वर्ष बीत जाने के बाद भी इनके ऊपर चित्र कलाकृतियाँ कितने स्मूथली, कितने अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है। इससे इनकी कलात्मक गुणवत्ता का पता चलता है। वाणिज्य और व्यापार। मिस्र में वाणिज्य और व्यापार का बड़ा महत्व था, बहुत विकसित हुआ। आंतरिक व्यापार नील नदी के द्वारा होता था, यानी कि देश के अंदर, पूरी सभ्यता के अंदर। मिस्र भारत अरब से मसाले, रंग, तेल, बंडा, पाउडर, चंदन मंगवाते थे। यानी कि मिस्र से, भारत, अरब से इन चीज़ों का ये आयात करते थे। पशुओं का लेन देन भी किया जाता था। नेक्स्ट है संस्कृति और धर्म। इसमें देखिए जो मिस्र के लोग थे बहुदेववादी थे। बहुदेववादी, बहुत सारे देवताओं को मानने वाले, जैसे भारत के लोग हैं। प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे, प्रकृति से सामंजस्य बिठाते थे, उनकी पूजा करते थे जैसे भारत के लोग करते हैं। मिस्र से कुल मिलाकर 3000 देवता थे। यानी कि मिस्र में जिन लोगों की, जिन देवताओं की पूजा करते थे उनकी संख्या 3000 थी, बहुत बड़ी संख्या थी। मिस्र का सबसे बड़ा जो देवता था सूर्य था, जिसे वो क्या कहते थे? रे, रा, होरस, ये उससे सूर्य को कहा जाता था। एवं एमन आदि कई नामों से उसको पुकारा जाता था। सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर जो देवता था, नील नदी के देवता को वो ओसिरिस कहते थे। ओसिरिस,
क्योंकि नील नदी का महत्व था। जिन चीज़ों को उनके जीवन में महत्व था, सूर्य को महत्व देते थे, और उसके बाद नील नदी से उनका जीवन चलता था, तो उसे ओसिरिस का देवता उसको माना जाता था, नील नदी के। मिस्र नूत यानी आकाश के देवता को नूत कहते थे। सिन चंद्रमा की भी उपासना करते थे, सिन चंद्रमा को कहते थे। फ्राव एवं सामंतों के मरणोपरांत उन्हें ऊंचे 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 मकबरों में रासायनिक लेप करके कब्र में रख देते थे, इस मृत शरीर को, ताकि खराब होने से बचाया जा सके। इन्हें मम्मी कहा जाता था। आज हम मम्मी शायद माता को बोलते हैं, लेकिन मिस्र के लोग मम्मी जो है वो मृत शरीरों को रासायनिक लेप लगाकर मरने के बाद उनको, मृत शरीर को सुरक्षित रख देते, जैसे पिक्चर दी हुई है, ताकि वो खराब ना हो। ये मिस्र से प्राप्त एक मम्मी दी हुई है। मिस्र की सभ्यता की संसार को क्या देन है, संसार को क्या दिया मिस्र की सभ्यता ने? देखिए, नंबर एक, मिस्र ने विश्व को 365 दिन का वर्ष और कैलेंडर प्रदान किया। सबसे पहले मिस्र के लोगों ने, जो आज हम 365 दिन एक वर्ष में मानते हैं, जो कैलेंडर देखते हैं, ये शुरुआत जो है मिस्र के लोगों ने की। दूसरा, सूर्य घड़ी और जल घड़ी का आविष्कार किया समय को देखने के लिए। सूर्य घड़ी एक ऐसा यंत्र था, ये इस सिद्धांत पर काम करता था कि दिन में जैसे जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता था, उसी तरफ किसी वस्तु की छाया पश्चिम से पूर्व की ओर चलती जाती थी, और इससे दिन के समय का वो पता लगाते थे। ये थी सूर्य घड़ी, यानी कि सूर्य कोई ऐसा उपकरण बनाया हुआ था, उसमें गोल, उसमें नंबर लगाए हुए थे चारों साइड। जैसे आज आप घड़ी में देखते हैं, जैसे घड़ी में आज सुइयाँ चलती हैं हमारी, तो वहाँ पर वे कोई एक ऊंची कोई चीज़ उसमें लगा कर रखते थे, कोई उपकरण। तो जैसे जैसे सूर्य अपनी दिशा को बदलता रहता था, तो उसकी छाया जो है नीचे अलग अलग स्थान पर वो जाती रहती थी, तो इससे वो समय का अनुमान लगाते थे। जल घड़ी, जल घड़ी क्या थी? ये समय मापने के लिए क्या करते थे, एक छिद्र युक्त जो बर्तन है, एक बर्तन में छिद्र करके उसे बड़े बर्तन में रख देते थे, जिसमें पानी से भरा होता था वो बड़ा बर्तन, उसमें एक बर्तन को छोटे को छिद्र करके रख देते थे, और यह छेद वाला जो बर्तन था, यह धीरे धीरे करके पानी से भर जाता था, और इससे भी वो एक निश्चित समय का पता लगाते थे। तो ये उनका आविष्कार था। नंबर 3, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोजें उन्होंने की। उन्होंने एक ऐसा रासायनिक लेप तैयार किया जिससे मृतक शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखा जा सकता था, हजारों सैकड़ों वर्षों तक। आज भी आप जो मम्मी शब्द आपने पढ़ा, वो इसी प्रकार उन्होंने रासायनिक लेप तैयार करके उन मृत शरीरों को उससे लेप करके सुरक्षित रखा हुआ है। नंबर 4 है, मिस्र की एक सूची में विभिन्न बीमारियों से संबंधित 600 दवाइयों के नाम भी मिलते हैं। तो दवाइयों के क्षेत्र में भी इन्होंने बड़ी प्रगति की। नंबर 5 है, एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचलन भी किया। हालांकि बहुदेववाद में इनका विश्वास था, लेकिन एकेश्वरवाद कि ईश्वर एक है, उसके सिद्धांत का भी प्रचलन इस समय हुआ। ये कुछ उपयोगी शब्द दिए हैं, फ्राउ, पिरामिड, नोम, मम्मी, मेम्फिस, ये सारे शब्द आप अभी पढ़ चुके हैं। इनको आप वर्ड मीनिंग के रूप में, परिभाषित शब्द के रूप में नोट करें। अब इसके बाद क्वेश्चन थे इसी पार्ट के, मिस्र की सभ्यता से जुड़े, और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब इसको देखिए, हमने मैप में भी इनको जाना था, मैप को एक बार अपने दिमाग में बिठाए रखें। फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे, यानी कि जो आज इराक है उसको हम मेसोपोटामिया कहते थे। यह यूनानी भाषा का शब्द है, दो शब्दों मेसो और पोटम से मिलकर बना हुआ है। मेसोपोटामिया मेसो और पोटम से मिलकर बना हुआ है। मेसो का अर्थ मध्य, बीच, और पोटम का अर्थ नदी, यानी कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच का भाग होता है। दो नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहा गया। ये दो नदियों दजला और फ्रात, इन दो नदियों के बीच में बसा हुआ था। मेसोपोटामिया में सुमेरियन, बेबीलोन, असीरियन सभ्यताओं का विकास हुआ।
ये मेसोपोटामिया का संयुक्त, जो सुमेरियन, बेबीलोन, असीरियन, इन सभ्यताओं का संयुक्त नाम जो है वो मेसोपोटामिया है। हालांकि ये अलग अलग सभ्यताएं इस क्षेत्र में पनपी, इनका संयुक्त नाम मेसोपोटामिया दिया गया है। इन सभ्यताओं के बारे में कहा जाता है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया। जो सुमेरियाई लोग थे उन लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया, शुरुआत की इन्होंने, सुमेरियन लोगों ने। बेबीलोन ने उसे चरम पर पहुंचाया। फिर उसके बाद बेबीलोन के जो लोग थे, बेबीलोन प्रजाति के, उन्होंने इस सभ्यता को अपने उच्च शिखर पर पहुंचाया। असीरिया ने इसे ग्रहण करके प्रगति दी। असीरिया, फिर इनके बाद असीरिया जो जाति थी, उस जाति ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया और उसने इसे ग्रहण करके प्रगति, यानी कि दिन दुगनी चार प्रगति की, इनकी वृद्धि हुई, विकसित। ये मेसोपोटामिया की एक मोहर दी हुई है जिसमें व्यक्ति दिया हुआ है, पशु पक्षी ये दिखाए गए हैं। ये इस प्रकार की सभ्यताएं जो हैं, इस प्रकार की सब जो मेसोपोटामिया की मोहर है, इसमें काफ़ी कुछ जो समानता है हमारी हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें हैं उनसे मिलती जुलती है। अब नेक्स्ट देखिए, इन सभ्यताओं का विवरण इस प्रकार है। मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को जानने के साधन हम देखते हैं कि क्या साधन थे जिनसे हम इसे जान सकते हैं। बेहस्तून अभिलेख, जो अभिलेख है, सूसा अभिलेख, रोसेटा अभिलेख, धार्मिक साहित्य, इनसे हम इनको जानने में मदद मिली मेसोपोटामिया की। ओरू एरुडी, लगास, निप्पुर आदि नगरों की खुदाइयों से जो सामग्री मिली। मिट्टी की पट्टिकाओं पर खुदे जो लेख, जिगुरात, जिगुरात अभी हम आगे पढ़ेंगे। जिगुरात क्या होते थे, इनके ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मंदिर होते थे। हम हम्मुराबी की संहिता, इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सुमेरिया की सभ्यता, यानी कि हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ रहे हैं, ये उसके पार्ट है। मेसोपोटामिया संयुक्त नाम है इन सभ्यताओं के, संयुक्त नाम, साझा नाम मेसोपोटामिया है, लेकिन उसके अंदर ये जो सभ्यताएं हम पढ़ रहे हैं, सुमेरिया उसी का एक भाग है जहाँ से शुरुआत होती है मेसोपोटामिया की। 4500 ईस्वी पूर्व फारस की सुमेरियन जाति के लोगों ने मेसोपोटामिया पर आक्रमण किया। इसको देखिए, यहाँ की अक्काद, बेबीलोन, एल्मा, मूसा आदि जातियों को पराजित कर यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया सुमेरियन लोगों ने। इसके बाद यहाँ छोटे छोटे नगर राज्य स्थापित किए। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। सुमेरिया में उस समय उर, निपुर, लगाश, उरुक आदि नगर राज्य थे जो एक दूसरे से स्वतंत्र थे, स्वतंत्र राज्य थे। प्रत्येक नगर का अपना एक देवता भी अलग होता था। नगर राज्य के स्वतंत्र शासक होते थे जिसको पटेसी कहा जाता था। पटेसी किसको कहा जाता था? नगर राज्य के स्वतंत्र राजा को। पटेसी के मुख्य कार्य क्या थे? भूमि कर वसूल करना, लोगों से कर इकट्ठा करना, बाहरी आक्रमणों से नगर की रक्षा करना, जनता के मुकदमों का निर्णय करना, न्याय देना। सुमेरिया के लोगों ने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे कीलाक्षर लिपि कहा जाता है। जैसे कील की टाइप के, कील जैसे मेख होती है, एक पेंच होता है, कील की आकार ये इस पिक्चर में दिया हुआ है। कीलाक्षर लिपि की जो लिपि थी वो सुमेरियन लोगों की देन है। नेक्स्ट, ये आप कीलाक्षर लिपि देख रहे हैं जिसको हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन कील के आकार की ये लिपि बनी हुई है। अब ये इधर एक जिगुरात दिया हुआ है, यानी कि एक बहुत भव्य ऊंचे मंदिर, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए कितनी कलात्मक दृष्टि से कितना सुंदर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि जानने का प्रयास करें कि दजला फ्रात नदियों ने किस प्रकार प्राचीन इराक में सभ्यताओं का पालन पोषण किया। ये हम पीछे कर चुके हैं। नदियाँ हमेशा ही मनुष्य की सहयोगी रही हैं और नदियों किनारे ही लोगों का जीवन यापन, बसाव शुरू हुआ। सुमेरिया फैक्ट देखिए, क्या आप जानते हैं सुमेरिया के नगरों में पिरामिड के आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। अभी हमने पिक्चर देखी थी, जिगुरात क्या थे, यानी कि सुमेर के जो नगर थे वहाँ पर पिरामिड के आकार के ऊंचे ऊंचे जो मंदिर थे उनको जिगुरात कहा जाता था। बेबीलोन का जो जिगुरात है
300 फुट लंबा, 300 फुट चौड़ा और 300 फुट ऊंचा था, यानी कि 300 फुट ऊंचा, लंबा और चौड़ा था। नेक्स्ट दूसरा, बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता मेसोपोटामिया का दूसरा पार्ट। मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में हेमराइट नदी के किनारे पर बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ था। हेमराइट नदी के किनारे पर 2200 ईस्वी पूर्व में सेमेटिक लोगों की एक शाखा, यानी कि कुछ सेमेटिक जो जाति के लोग थे, उन्होंने इमराइट ने सुमेर पर अपना अधिकार कर लिया। पहले सुमेरियन लोगों का अधिकार था, फिर सुमेर लोगों के ऊपर सेमेटिक लोगों ने अधिकार कर लिया। लगभग 100 वर्षों के अंदर निरंतर युद्ध और संघर्ष के बाद इस जाति के महान जो राजा थे, हम्मुराबी, हम्मुराबी जो इस जाति का प्रमुख राजा था, उसने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार करके इसको एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। उन्होंने बेबीलोन को राजधानी बनाया उन्होंने, और एक विधि संहिता भी बनाई, यानी कि कानूनों का संग्रह, शासन चलाने के लिए एक कानून, जैसे आज संविधान है, इस प्रकार से एक कानूनों का संग्रह तैयार किया। उसने अपने साम्राज्य को प्रगति की चरम सीमा पर पहुंचाया, यानी कि बुलंदियों पर, ऊंचाई पर पहुंचाया, अपने राज्य का विकास किया। यहाँ के प्रमुख शासक थे निशी, अम्मी, जादूगा, नेबिच ड्रेन, गदांस, केसाइट, संस्याद, नेवोपोलासर। उन्होंने 536 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। ये उनके राजवंश के सभी राजा थे। नंबर 3 है असीरिया की सभ्यता। सेमेटिक लोगों ने दजला फरात नदी के ऊपरी तट पर अधिकार करके असुर नगर बसाया। असुर नगर बसाया, यानी कि सोमेटिक लोगों ने जो दजला नदी के ऊपर कब्जा करके असुर नगर की स्थापना की। इस नगर के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम असीरिया की सभ्यता रख दिया गया, यानी कि असुर नाम के नगर से इसका नाम असीरिया पड़ा। सेमेटिक लोगों ने 700 वर्षों तक यहाँ शासन किया। यहाँ का प्रथम शक्तिशाली जो राजा था तिग्लत पिलेसर प्रथम था। तिग्लत पिलेसर प्रथम था। अन्य प्रमुख जो शासक थे सारगन द्वितीय, नेबुचरीव, एसारहन आदि। अशुरबनीपाल असीरिया का अंतिम प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था। अशुरबनीपाल एक मुख्य और अंतिम राजा था। उनका साम्राज्य बेबीलोन, मीडिया, फिनीशिया, सुमेरिया, एलम तक फैला हुआ था। अशुरबनीपाल के समय में व्यापार, शिक्षा और कला के क्षेत्रों में असाधारण प्रगति हुई, बहुत उन्नति हुई। उसने अपनी राजधानी निनवे में भव्य महलों का और मंदिरों का निर्माण करवाया। उसकी राजधानी निनवे थी, उसने महल और मंदिर बनवाए। उनकी मृत्यु के बाद असीरिया राज साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। 612 ईस्वी में चेल्डियों ने इस पर अधिकार कर लिया था। असीरिया में राजा सेना का सर्वोच्च नायक होता था। राजा जो है सेना का प्रमुख होता था। इसके पश्चात लिम्मू या तुर्तान नामक पदाधिकारी सेनाध्यक्ष होने लगे। असीरिया के सम्राट स्थापत्य कला के प्रेमी थे, यानी कि कला के प्रेमी थे। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने निर्माण करवाया। उन्होंने निनवे और अशुर में, ये शहरों के नाम हैं, भव्य प्रसाद, मंदिरों तथा पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। असीरिया का प्रत्येक राजा अपने पुराने महल को त्याग कर नए महल का निर्माण करवाता था, यानी कि जो भी नया राजा बनता था पुराने महल को छोड़कर नए का निर्माण करता था। इसीलिए इनको स्थापत्य कला का प्रेमी भी कहा गया। असीरियन सम्राटों ने निरंकुश नीति के आधार पर 150 वर्षों तक शासन किया। स्वेच्छाचारी राजा थे और 150 वर्षों तक इन्होंने। प्रशासनिक व्यवस्था इनकी कैसी थी? मेसोपोटामिया सभ्यता की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य एक जैसी रही है। शासक निरंकुश थे, साम्राज्य में उनका पूर्ण नियंत्रण होता था, यानी कि राजा शक्तिशाली होते थे और सारी पावर, सत्ता उन्हीं के पास होती थी। लेकिन यहाँ शुरुआती दौर में प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, जैसे लोकतंत्र टाइप राजा। बाद में
लेकिन बाद में राजतंत्र में बदल गई। यानी कि पहले राजा बनते थे, जैसे आज लोकतंत्र है, लोग चुनते हैं राजा को, लेकिन बाद में राजतंत्र स्थापित हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनने लगे। वे दैविक सिद्धांत के आधार पर शासन करते थे। दैविक यानी कि दैवीय शक्ति के रूप में, कि राजा जो है भगवान का भेजा हुआ एक प्रतिनिधि है। वे सर्वोच्च सेनापति, न्यायाधीश, सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे। सबसे बड़ी शक्ति वो स्वयं होते थे। विभिन्न सभ्यताओं में शासक को अलग अलग नामों से जाना जाता था। वे शासन के संचालन की सुविधा की दृष्टि से अपने साम्राज्य को कई भागों में बांट देते थे, प्रांतों में। प्रत्येक प्रांत के गवर्नर का चयन स्वयं करते थे, अपने आप चुनते थे। गवर्नर अपने प्रांत से कर इकट्ठा करने, शांति बनाए रखने और युद्धों में राजा का सहयोग करने का कार्य भी करते थे। सामाजिक जीवन देखिए, उस समय का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग। सामान्यतः ऐसे ही होता है। उच्च वर्ग में राजा होते थे, उच्च अधिकारी और पुरोहित आते थे। पुरोहित धार्मिक कामकाज करने वाले उनके व्यक्ति। मध्यम वर्ग में सामंत, जो व्यापार करने वाले व्यापारी आते थे। निम्न में दास और किसान शामिल होते थे। समाज में नैतिकता के कुछ आदर्श ऊंचे थे, अच्छे आदर्श माने जाते थे नैतिकता के। समाज में स्त्रियों की दशा भी सामान्य थी और नैतिकता उनके लिए बहुत जरूरी होती थी। नैतिकता का महत्व था। धार्मिक जीवन, मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे, हमने ऊपर पढ़ा था। प्रत्येक नगर के अपने अलग अलग देवता भी होते थे। ये खेत, नदियों, पहाड़ों की भी पूजा करते थे। इनके प्रमुख देवता अनु, आकाश का देवता अनु, की, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी के देवता को की कहते थे। शिन, चंद्रमा के देवता को। तम्मुज, वनस्पति और कृषि का देवता। स्तर, प्रेम की देवी। नरगल, प्लेग, बीमारी का देवता, यानी कि बीमारी से बचाने वाला देवता। तो इन सारी चीज़ों के उनके देवता होते थे। इन देवताओं को खुश करने के लिए ये बलि भी देते थे। विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए थे। इन सभी देवताओं के उन्होंने मंदिर भी बनाए हुए थे। अब आर्थिक जीवन देखिए इनका। आर्थिक जीवन, रोजी रोटी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूँ, जौ, जैतून, कपास, अंगूर की खेती करते थे। उस समय उद्योग और व्यापार भी बड़ा उन्नत था इनका। उद्योग और व्यापार में संघ बने हुए थे, संगठन बने हुए थे। विनिमय सोना, चांदी, तांबे के टुकड़ों से होता था। यानी कि अदला बदली, सोने और चांदी और तांबे के जो टुकड़े होते थे उनसे वस्तुओं की अदला बदली करते थे। यहाँ यानी कि वस्तु विनिमय। यहाँ पशुओं में ऊंट, बकरी विशेष थे। यहाँ लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करके विभिन्न तरह के सामान बनाए जाते थे। लकड़ी पर एक नक्काशी करते थे, कुछ डिजाइन बनाते थे और सुंदर उसके डिजाइन से सामान तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त सोना, चांदी, कीमती पत्थर भी, उनके ऊपर भी ये नक्काशी या डिजाइन तैयार करते थे। कुछ कढ़ाई का काम करते थे।